हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सेल इंजरी, जो कि जनरल पैथोलॉजी का और पूरी पैथोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि अगर सेल इंजरी नहीं पता तो पूरा पैथो ही नहीं आएगा। ये एकदम बेसिक चैप्टर है और ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सेल इंजरी को आप अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। Sorry, it's DJ. अब हम बात करते हैं सेल इंजरी की। सेल इंजरी की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आपको ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब जैसे कि आपको पता है, कोई भी अगर एक हम लड़का एज्यूम करते हैं जो पे अभी लॉकडाउन में घर फंसा हुआ है, अब घर रह रहा है तो खा पी भी सही रहा है, तो उसका पेट वेट निकल आया है और वो एकदम स्ट्रेस्ड हो चुका है उस चीज़ को लेके। अब क्या हो रहा है कि उसके जो भी रिश्तेदार, घर वाले, सब उसके क्या है, वो है एजेंट्स, जो उसको क्या बता रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं कि तू मोटा हो गया, मोटा हो गया है। तो उसने खुद भी नोटिस किया कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे चेंज हो रहा है कि वो मोटा हो रहा है, और पड़े पड़े उस इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, स्ट्रेस। तो उसने अब ठान लिया है कि मैं मेक ओवर करूँगा, मतलब फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स लाऊंगा। अब वो कैसे आएंगे, वो जब जिम जाएगा। अब वो जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, तो उसका फंक्शनल तो चेंज हो गई, फंक्शनल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब वो आलस करता था, अब वो आलस नहीं करेगा। और मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा कि उसका जो पेट है वो पेट कम हो जाएगा। तो ये तो था एक फ़नी एग्जांपल। अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे। तो सेल इंजरी की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि सेल इंजरी इज डिफाइंड एज फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स of a variety of stress on the cell from various etiological agents which result in change in its internal and external environment। अब इसको मैंने जो एग्जांपल बताया था उससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जो सेल इंजरी में जो सेल है उसको हम मानते हैं वो लड़का, और जो फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स जो उसको जिम में जाने के बाद हो रहे थे, यहाँ पे सेल को क्या होते हैं, इंजरी के बाद हो जाते हैं। और जो वैरायटी ऑफ स्ट्रेस थी जो उस लड़के को यहाँ पे आ रही थी लॉकडाउन में रहते हुए, तो उसने क्या सोचा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करेगा। और क्यों चेंज करा था उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट्स, अब इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, तो उसके वेरियस कॉज थे, जो उसके रिश्तेदार थे, घर वाले थे, जो उससे बोल रहे थे, वो थे उसके वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट्स। तो होप आपको इस एग्जांपल से ये डेफिनेशन तो आप कभी नहीं भूलने वाले। अब अगर हम बात करें थोड़ी डिटेल में और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और क्या होगा इसमें, तो एक अगर नॉर्मल सेल थी, अब नॉर्मल सेल जब थी तो इसको भी अगर एग्जांपल से ही देखें, जो नॉर्मल सेल थी वो लड़का जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसमें क्या था, थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, माइल्ड स्ट्रेस था। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी 1-2 महीने में लॉकडाउन खुल ही जाएगा। तो वो अब पड़ा रहा अपना बिस्तर पे, उसने जिम विम का बिल्कुल नहीं सोचा। तो वो कंडीशन हमारी क्या है, माइल्ड स्ट्रेस। माइल्ड स्ट्रेस में क्या हुआ, रिवर्सिबल इंजरी। वो लड़का मतलब उसे लग रहा है कि अभी तो सब ठीक हो जाएगा, उसे नहीं पता था कि अभी ये लॉकडाउन बहुत आगे तक जाने वाला है। तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा क्या क्या आता है, डिग्रेडेशन, सब सेलुलर अल्टरेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। अब अगर हम बात आते हैं कि वो धीमे धीमे स्ट्रेस जो हमारा बढ़ता गया, अब वो स्ट्रेस बढ़ के कहाँ पहुँच गया, हमारा माइल्ड से हो गया सीवियर। अब वो लड़के को जब पता चला कि ये तो लॉकडाउन बहुत आगे तक जाने वाला है, तो उसको क्या हो गया, सीवियर स्ट्रेस। तो अब यहाँ पे जो इंजरी होगी वो होगी इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सीवियर स्ट्रेस है, अब सेल को पता है कि अब मुझे कुछ करना ही है, मतलब लड़के को पता है कि अगर जिम जाना ही है या तो कुछ होगा ही नहीं है, नहीं तो अब क्या हो जाएगी, सेल डेथ। तो अब सेल डेथ में क्या दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या क्या दो हमारे यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, तो वो एक है नेक्रोसिस और एक है एपोप्टोसिस। इनको भी, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को आने वाली वीडियोस में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड स्ट्रेस की, मतलब कि सेल ने जो एडेप्टेशन बना ली थी कि स्टार्टिंग में जब स्ट्रेस आ रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ी सी मैं एडेप्टेशन चेंज कर लूँ। तो वो सुबह जल्दी उठने लग गया, थोड़ी बहुत वॉक पे जाने लग गया, पर वो एडेप्टेशन से इतना चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे एडेप्टेशंस क्या होती हैं, यहाँ पे होती है एट्रोफी,
हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। जैसा कि इन सारी टर्म्स को हम आगे अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर तब भी मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता दूं कि जहां भी ए लगता है मतलब होता है एब्सेंट। तो एब्सेंट या मतलब छोटा, पूरी पैथोलॉजी में जहां भी ए लगेगा। तो अब यहाँ पे है ए ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? शेप या साइज। तो यहाँ पे ए ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया कि सेल का जो साइज है वो हो गया छोटा। अब अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया की, तो जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है प्लेजिया। अब प्लेजिया वर्ड क्या बताता है? डिवीजन। और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा डिवीजन अगर सेल में होने लगे तो वो होता है हाइपरप्लेजिया। अब आ जाते हैं हम मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप में चेंज हो जाती है सेल। अब आते हैं हम हाइपरट्रॉफी पे। तो जैसा कि आपको पता है ट्रॉफी का मतलब क्या है हमारा? शेप या साइज। और हाइपर का मतलब क्या हो गया? इनलार्ज्ड। तो मतलब वहां पे क्या होगा? सेल का शेप और साइज क्या हो जाता है? बड़ा। अब एक एक करके इन सारी हम एडेप्टेशंस को डिटेल में देखते हैं। ये जो यहाँ पे चारों एडेप्टेशन लिखी हैं, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको हम पूरे इसी डायग्राम से समझ लेंगे कि इसमें क्या है। तो एक अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि नॉर्मल एपिथेलियल सेल है, मान लीजिए नॉर्मल एपिथेलियल सेल मैंने कहाँ की उठाई? मैंने ब्रोंकस की नॉर्मल एक एपिथेलियल सेल ले ली। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये सेल के जनरल फीचर दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये ग्रीन कलर में है जो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेड कलर में जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे ये जो आपको देख पा रहे हैं ये और सेल ऑर्गेनेल जो इतनी भी प्रेजेंट होती हैं वो है। ये ऊपर इसमें यहाँ क्या दिखा रखा है? यहाँ पर हमने फिम्ब्रिया जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब अगर हम बात करें सबसे पहले ए ट्रॉफी, जैसा कि पता था कि शेप और साइज, ए का मतलब हो गया छोटा। तो अब यहाँ पे ए ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया कि सेल का साइज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल का साइज इतना था और यहाँ पे इतना छोटा हो गया है। अब अगर हम बात करें हाइपर ट्रॉफी की, हाइपर ट्रॉफी में क्या देखा था कि हाइपर मतलब ज़्यादा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ सेल का साइज इतना था, इतना, और यहाँ पे ये साइज बढ़ के इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल का साइज इंक्रीज हो गया। अब अगर हम बात करें हाइपर प्लेजिया की, तो प्लेजिया वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवीजन, और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे एक सेल से 2 या 3 जितने भी सेल है, मतलब सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा था, केवल शेप में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ हाइपरप्लेजिया में पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा नंबर का चेंज हो रहा है। अब अगर हम बात करें मेटाप्लेजिया की, तो यहाँ पे क्या था कि एक सेल टाइप से दूसरा सेल टाइप बन गया। मतलब यहाँ पे देखिए शेप इसकी कैसी थी, सेल टाइप कैसा था, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की कंडीशन कैसी थी, और यहाँ पे देखो शेप भी बदल गया और सेल ऑर्गेनेल्स की वो भी, मतलब ये एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया सेल। तो इसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। अब एक और तरह का अगर हम एडेप्टेशन पढ़ें तो वो होता है हमारा क्या? डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया से पता ही चल रहा है, डिस का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल फंक्शन जो है हमारा वो बंद हो जाए, मतलब डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट अगर इसे देखें हम तो, मतलब डिसऑर्डर्ड मतलब जो नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए तो वो नहीं है, और सेलुलर डेवलपमेंट जो इसका सेलुलर मतलब डेवलपमेंट होना था वो डिसऑर्डर्ड हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ये एक तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ऑल्टर हो रहे थे, ये अलग अलग बनना एक चाहिए था, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम हाइपरप्लेजिया नहीं है, पर एक टाइप से हमारा क्या है? ये हाइपरप्लेजिया। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। अब अगर एक एक करके सब की बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, तो अब हम एक एक करके एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया को देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में एक एक जो हमारे यहाँ पर एडेप्टेशन है उसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें एट्रॉफी, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? साइज हो रहा है कम। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि एट्रॉफी सेल में हो रही है तो कैसे हो रही है? अब आप खुद ही बताइए कि आप खाना खाएंगे कम और एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा तो आपका वेट गेन होगा कि लॉस होगा? जी हाँ, लॉस ही होगा ना, क्योंकि खाना तो हम खा रहे हैं कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रही है कम और प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रही है ज़्यादा। तो यही है एट्रॉफी का मैकेनिज्म कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गई और प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी, इसलिए सेल का साइज जो है वो अपने आप कम हो गया, मतलब वेट लॉस हो गया। और यहाँ पर जो है पेरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती है यहाँ पर? उनका नंबर जो है कम हो जाता है। किसका? पेरेन्काइमल सेल्स का नंबर कम हो जाता है। ये किसी किसी बुक्स में लिखा है, किसी किसी बुक में ये नहीं लिखा है। अब जो भी एट्रॉफी है वो 2 तरह से हो सकती है, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर बॉडी में जो अपना अच्छे यूज़ के लिए हो रही हैं वो होती है फिजियोलॉजिकल, और पैथोलॉजिकल का मतलब है जो डिजीज़ कंडीशन में हो रही है या किसी हमारी
एबनॉर्मल कंडीशंस में हो रही हैं। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जांपल है इसमें वो है डक्टस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पे ये डक्टस आर्टेरियोसस को ख़त्म करने का या साइज़ कम करने का जो हमारा प्रोसेस है वो होता है एट्रोफी। ऐसे ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, लेकिन बाद में ये प्रेजेंट नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है थाइमस डिग्रेडेशन। अब जैसा कि आपको पता होगा एक थाइमस ग्लैंड होती है, वो थाइमस ग्लैंड जो है हमारे बच्चों में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज करती जाती है इसका डिग्रेडेशन होता जाता है। तो वो डिग्रेडेशन कैसे पॉसिबल है, वो एट्रोफी की वजह से पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल तो हमें पता ही है। सबसे पहला तो हमने कि अगर आदमी खाएगा कम और एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के बाद जो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के चोट लग गई या फ्रैक्चर हो गया, उसके डॉक्टर ने क्या करा, प्लास्टर बांध दिया यहाँ पर। अब प्लास्टर बांध दिया तो 1-1.5 महीने के लिए बनता है वो तो 1-1.5 महीने में अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मसल्स जो हैं वो वीकर हो जाती हैं और उनमें मूवमेंट एकदम ख़त्म सा हो जाता है। अगर वो हाथ हिलाए ना या बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दे तो वो उस कंडीशन को हम क्या करें, डिसयूज एट्रोफी। अब डिसयूज क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है इसलिए एट्रोफी हो गई है। अब हम बात करते हैं तीसरा जिसका नाम है डीनर्वेशन। अगर कहीं पे नर्व खराब हो जाए तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एट्रोफी। चौथा और पांचवा पॉइंट जो है वो है हमारा प्रेशर और इस्चेमिक एट्रोफी। जहाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि कभी कभी किडनी में हो जाता है कि ज़्यादा प्रेशर लगने से वहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है प्रेजेंट, वो कॉर्टेक्स जो है हमारा वो एट्रोफी हो जाती है उसकी। और जहाँ पे स्कीमिया हो गया, स्कीमिया का मतलब क्या होता है कि कहीं पे ब्लड सप्लाई जो थी वो हमारी अल्टर हो गई, मतलब रुक गई या फिर किसी कंडीशन की वजह से वो कम हो गई, तो वहाँ पे भी क्या हो जाए हमारा इस्चेमिक एट्रोफी। अब अगर हम बात करें हाइपरट्रॉफी की, तो हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या होगा कि यहाँ पर फंक्शनल डिमांड जो है वो होगी इंक्रीज, और एक्टिवेशन किससे होता है इसका, हार्मोन से या ग्रोथ फैक्टर से। अब ग्रोथ फैक्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ कराने के काम आता है, तो यहाँ पे अगर ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो गया तो आपको पता ही है कि इंक्रीज साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स हो जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा पेरेन्काइमल सेल्स का। अब जैसे कि ऊपर बढ़ा था फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो है 3, तो इसको हम याद कर लेते हैं पी क्यूब से। अब पी क्यूब कैसे, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें चाहिए क्या, पेरेन्काइमल सेल्स का इंक्रीज। क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ पे साइज जैसे जैसे वॉर्म का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमें एब्डोमिनल साइज भी इंक्रीज करना होता है। दूसरी बात करें हम प्यूबर्टी जैसे ही हम अटेन कर लेते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स में हमारे क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब साइज इंक्रीज होता है। तीसरा क्या होता है, पंपिंग आयरन। सबसे इसका वो एग्जाम्पल जो क्या है कि जब हम जिम जाते हैं, जिम में हम जाके क्या उठाते हैं, डंबल, जो किसके होते हैं, आयरन के, और आयरन के डंबल उठाने से हमारी क्या बन जाती है, मसल्स। तो वो मसल्स जो बन रही हैं वो हाइपरट्रॉफी किसकी वजह से हो रही है, आयरन की पंपिंग करने से हो रही है। अब अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल में हमारी जो है वो है कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल में क्या होता है कि जब भी, जैसे कि मान लिया ये हार्ट है, अब इस हार्ट में यहाँ पर ये 4 चैम्बर होते हैं। ये डायग्राम जो है बिल्कुल लाइन बेस्ड डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इस पे मत जाइएगा। पर यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो कार्डियक मसल्स जो प्रेजेंट हैं, अगर इन पे प्रेशर का लोड हो गया, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा जनरेट करना है, जो किस कंडीशन में होगा कि अगर बीपी कम हो गया किसी का तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। तो उस कंडीशन में या वॉल्यूम लोड हो गया, वॉल्यूम हमारा जहाँ कम हो गया, तो वॉल्यूम मतलब बढ़ाने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्डियक मसल को एक्टिविटी करनी है। अब वो एक्टिविटी नॉर्मल सेल्स से तो हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है सेल्स की। तो वो हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर तेज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें स्मूथ मसल की, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है, मतलब इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पर हो गया बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हम जनरली देखा जाता है कि पीछे की जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब वो एक तरह से इंक्रीज साइज का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं। तो जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ की हाइपरट्रॉफी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन तेज होते हैं जिससे ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाए और हमारा जो फूड है या जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है मटेरियल वो हमारा नीचे जाए।
तो ये तो बात कर ली हमें एट्रोफी हाइपरट्रोफी की। अब हम देखते हैं हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया को। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जैसे पहले भी बताया कि हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और प्लेजिया का मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैकेनिज्म क्या होता है, पहले यहाँ पे मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो गई। अब क्योंकि डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो गई तो माइटोसिस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और माइटोसिस इंक्रीज हो गई तो आपको पता ही है माइटोसिस मेयोसिस क्या है, सेल डिवीजन के पार्ट हैं। तो सेल डिवीजन तो सेल बन जाएंगी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। अब वो क्या करेगा, रिजल्टिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू या ऑर्गन। अब जो भी ऑर्गन या टिश्यू है उसमें नॉर्मल सेल मान के चले 100 थी, और अगर ये प्रेजेंट है हमारा हाइपरप्लेजिया तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल का नंबर इंक्रीज हो गया। अब 100 से मान के चले हमने 200 हो गया। तो अब 200 में क्या हुआ कि यहाँ पर टिश्यू का इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर जो भी ऑर्गन है उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो क्या है, ग्रेविड यूट्रस। ग्रेविड मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी में यूट्रस जो होगा वो होगा ग्रेविड यूट्रस। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। वहाँ पे हार्मोन जो रिलीज हुए उसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज हुआ, और सेल का साइज इंक्रीज होने से जो यूट्रस प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पे वॉर्म अब अटैच हो गया यहाँ पर, तो वॉर्म ने क्या करा, अब वॉर्म को जगह चाहिए, जैसे जैसे वॉर्म बढ़ता जाएगा यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सेल्स बढ़ती जाएंगी। दूसरा इसमें होता है रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया। ये बड़े ही अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए कि जब होता क्या है कि मान के चले ये लिवर थी, इस लिवर में यहाँ पर ये कोई इन्फेक्शन हो गया। अब इस इन्फेक्शन में हमने क्या करा, सर्जरी करके इतनी लिवर को काट दिया। अब कुछ दिन में हम देखते हैं कि ये लिवर का जो यहाँ पर जो एरिया था ये अपने आप रीजनरेट हो गया। और ये कैसे रीजनरेट हुआ, ये हाइपरप्लेजिया की वजह से रीजनरेट हुआ। तो अगर हाइपरप्लेजिया जैसी कंडीशन हमारी बॉडी में नहीं होती तो ये हमारा लिवर जो था, जो बहुत कम अमाउंट में होता है रीजनरेट, ऐसा नहीं है कि पूरा लिवर काट दिया और पूरा लिवर दोबारा आ गया, छिपकली की पूंछ की तरह ये नहीं होता है। पर हाँ ये है कि थोड़ा सा एक्सटेंट में ये हो सकता है कि अगर हल्का सा एपेक्स काट दिया यहाँ से या कुछ कर दिया तो वो थोड़ा रीजनरेट हो जाता है। दूसरी इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है वो आपके क्लिनिकल्स में बहुत आगे आप पढ़ेंगे, सर्जरी में पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ेंगे, बीपीएच। बीपीएच में क्या होता है कि एक एल्डरली पेशेंट जो 60 साल से ज़्यादा है, मेल पेशेंट, उसमें क्या होता है कि ये जो मैंने प्रोस्टेट बना रखी है, और प्रोस्टेट के जस्ट बीच से क्या निकलता है, मेल यूरेथ्रा जो निकल रहा होता है वो निकलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूरेथ्रा जो निकल रहा है, अब यहाँ पे जो सेल्स जो आप देख रहे हैं रेड कलर की सेल्स, यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया। अब जबकि यहाँ हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगी, अगर ये मान के चले प्रोस्टेट था और ये मान के चले इसमें हमारा क्या था, यूरेथ्रा, तो यहाँ पर क्या हाइपरप्लेजिया अगर हो गया तो सेल का साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज दोनों डायरेक्शन में होगा, बाहर भी होगा अंदर भी होगा, तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की दिक्कत होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और अर्जेंसी बढ़ जाएगी। तो ये सारी कंडीशन जो हमारी बीपीएच में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें मेटाप्लेजिया की, जिसमें क्या हो रहा था कि एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप के न्यू सेल्स बन रहे थे। अब ये कैसे बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एबनॉर्मल स्टिमुलाई आया। अगर नॉर्मल स्टिमुलाई आता तो ये काम होता ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल स्टिमुलाई आया। मैच्योर डिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल एपिथेलियल सेल जो थी वो चेंज हो गई न्यू सेल्स में। अब जैसे कि पता है कि एक टाइप की यहाँ पर मेसेनकाइमल सेल एपिथेलियल सेल जो थी वो दूसरी सेल में चेंज हो गई, तो इसी कंडीशन को हमने नाम दे दिया मेटाप्लेजिया। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, जो क्या है एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। तो होता क्या है कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप जीआईटी में भी पढ़ेंगे वो है बैरेट्स ईसोफेगस। हमसे पता चल रहा है कि ईसोफेगस में हो रहा है कुछ। ईसोफेगस में क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, कॉलमनर सेल्स में प्रेजेंट मतलब चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनर मेटाप्लेजिया। मतलब जो वहाँ की ईसोफेगस की नॉर्मल सेल्स थी वो चेंज हो गई कॉलमनर इंटेस्टाइनल सेल्स में, तो वहाँ पे क्या हो गया, कॉलमनर मेटाप्लेजिया। ऐसे ही होता है हमारा ब्रोंकस में। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें कुछ एडेप्टेशन हो जाती हैं, मतलब वहाँ की सेल्स चेंज हो जाती हैं। उनकी सेल्स जो हैं वहाँ पर नॉर्मल सेल्स से कन्वर्ट होकर स्क्वेमस सेल में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि स्क्वेमस सेल जो है थोड़ी सी हमारी प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। तो स्क्वेमस सेल्स चेंज हो गई तो इसको हमने नाम दे दिया स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, और ये कहाँ हो रहा है, ब्रोंकस में। तो ये तो हमारे हो गया एपिथेलियल टाइप। अब अगर हम बात करें मेसेनकाइमल टाइप की,
तो यहाँ पे मीजनकाइमल टाइप में क्या हुआ कि मसल में क्या हो जाता है, ऑसिफिकेशन। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस मतलब मसल्स में इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑसिफिकेंस। ऑसिफिकेंस मतलब ऑसिफिकेशन हो गया। तो ये था हमारा एडेप्टेशन। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्रोसिस और गैंग्रीन की। थैंक यू वेरी मच।